हाँ जी बच्चों, ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है क्वेश्चन, सॉरी फैक्टर्स। और यहाँ पे हम वो सारे फैक्टर्स देख रहे हैं जो एक कंपनी ने कंसिडर करने हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को बुलाने डिसाइड करने से पहले। देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारे पास होती हैं दो चीजें मेनली, डेट, इक्विटी। कल हम लोगों ने इस बात की डिस्कशन कर ली है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में ईपीएस कैसे निकाला जाता है, फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, और किस तरह से किसी कंपनी के लिए डेट, जो कि लगता तो एक लाइबिलिटी है बट वो किस तरह से एक फ्रूटफुल एलिमेंट की तरह काम करता है। यही सारी डिस्कशंस हुई थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आपने कंसीडर करके चलना है अगर तो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर मंगवानी है। पहली चीज होती है बेटा कैश फ्लो पोजीशन। इसमें एक बात को समझो, जो भी एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है, एक्सपेक्टेड मतलब अगर आपकी कंपनी मान लो पिछले साल 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाई, उसके पहले 1 करोड़ 90 लाख, उसके पहले 1 करोड़ 95 लाख, तो ये तुम मान के चलोगे ना कि हमारे प्रॉफिट का जो वार्षिक प्रॉफिट होता है, हमारी कंपनी का जो वार्षिक प्रॉफिट होता है वो अराउंड 2 करोड़ के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। इतना तो एक्सपेक्टेड है ना। तो जब तुम्हें इतना एक्सपेक्टेड है तो तुम बड़े आराम से समझ सकते हो कि तुम कितने के डेट ऑब्लिगेशंस, डेट ऑब्लिगेशन मतलब इंटरेस्ट जो तुम्हें बोरोइंग्स पे देना है, वो इंटरेस्ट जो डिबेंचर पे देना है, तो कितने हद तक के तुम ऑब्लिगेशंस को टेकअप कर सकते हो। छोटी सी बात समझो, अगर तुम्हारा प्रॉफिट ही 2 करोड़ का है तो तुम 2 करोड़ 10 लाख का ब्याज नहीं पे कर सकते। 10 लाख फिर तुम्हारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा, फिर तो पॉकेट से जाएगा। वो बात समझ में आ रही? तो कैश फ्लो पोजीशन इस बात को कहता है कि आपने समझना है कि आप उतने का ही कैश फ्लो, उतने का ही फंड डेट से या इक्विटी से जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली डेट से, क्योंकि डेट तो एक लीगल ऑब्लिगेशन है, प्रॉफिट हो लॉस हो देना है, तो उतना ही फंड आप जनरेट कर सकते हैं जितना कि आप पे ऑफ कर सकते हैं। दूसरी बात, बटन खराब, ठीक है अभी ठीक है। देखो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की हम बात कर रहे थे। इंटरेस्ट कहां तक कवर हो पाता है? इंटरेस्ट किस में आएगा? आईसीआर रेशियो बच्चों, अभी आप अकाउंटिंग रेशियो नहीं ना किए हो, उसमें ये चीज आपने देखने मिलेगी। इसका मतलब होता है ईबीआईटी। ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्सेस, कितने टाइम्स तक के इंटरेस्ट को पे ऑफ कर सकता है। थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से समझना। मान लो हाइपोथेटिकल फिगर, अगर मेरी ईबीआईटी 100 है, 100 है, 100 रुपीज है, और इंटरेस्ट मुझे पे करना है 20 रुपए, तो यहां पे आंसर आपका ना टाइम्स में आएगा। ये कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स। इसका मतलब है कि करंट ईबीआईटी के साथ हम ऐसे 5 तरह के ऋण, डेट को ब्याज देने का औकात रखते हैं। जितने ज्यादा टाइम्स आएगा उतना ज्यादा फेवरेबल है कि हम उतना मार्केट से ब्याज उठा सकते हैं। अब एक चीज समझो, अगर ये 120 रहता तब तो बड़ी बड़ी गलत बात है, क्योंकि यहाँ पे आपका आंसर आएगा 5/6 और यहाँ पे फिर 0 समथिंग समथिंग टाइम्स। मतलब कंपनी तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल को डूब जाएगी। बात समझ में आ गई मेरी? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे बहुत जल्द। ये खत्म होने वाला बीएसटी, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग के साथ। बेटा डेट सर्विस कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, तुम लोग 2 साल पुरानी बीएसटी की किताब निकालो, 2-3 साल ये नहीं दिखेगा। ये तुम्हें अकाउंटिंग रेशियो में मुझे नहीं लग रहा है। डेट कवरेज रेशियो दिख सकता है, बट डेट सर्विस हल्का सा कॉन्सेप्ट में चेंज है। चेंज रेफर कर रहा है यहाँ पे नॉन कैश एक्सपेंसेस को। ये मेरे ख्याल से तुम्हारे में आना भी नहीं चाहिए, बट है तो समझना जरूरी है। क्या होता है ना कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो
तो केवल उस ब्याज को कवर कर रहा है, उस इंटरेस्ट को कवर कर रहा है जो हमने लोन पे ले रखा है, उसी को कवर कर रहा है ना। देखो केवल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या लॉन्ग टर्म बोरिंग को कवर कर रहा है, मगर डेट सर्विस इसको भी कवर करता है कि प्रिंसिपल रीपेमेंट, मतलब जो अमाउंट आपने उधार पे लिया है, 100 रुपए के डिबेंचर पे 10 रुपए के इंटरेस्ट, वो केवल ये करता है कवर, पर ये वो 100 रुपए को भी कवर कर रहा है कि क्या प्रिंसिपल भी आप चुका पाओगे कि नहीं अगर तुरंत चुकाना पड़ गया तो। बात समझ में आई? ये थोड़ा और क्रूशल है, ये थोड़ा और क्रिटिकल है, नेगेटिव साइड में है। ओके, उसके बाद मैंने एक और बात बोली बच्चे, जो आपका नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नंबर 4 पे है। काफी सारी किताबों में ये ROI करके भी मिला होगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्यों देखना है? उस दिन एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, तुम्हें बोला था 3 बच्चों कि आपने कोई बॉन्ड में पैसा लगा दिया, कोई कहीं लगा दिया, कोई कहीं लगा दिया, तो आप सबने बोला था कि जो 8.505 दे रहा है हम उस पर इन्वेस्ट करेंगे, वो सबसे ज्यादा है। फिर मैंने बोला नहीं, पर वो तो 6 साल में देगा, और जो सबसे कम ब्याज दे रहा है वो सबसे 6 महीने में दे रहा है, समथिंग लाइक दैट। मतलब यहाँ पे मैंने आपको एक कंसेप्ट बोला था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, TVM। इसका मतलब ये होता है बच्चे, अगर आप 2 प्रोजेक्ट्स हैं आपके सामने, दोनों में 100-100 रुपए ही लगाने हैं, आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा फ्रूटफुल है। और ये कभी ये डिसाइड नहीं होगा देख के कि एक 8 जगह ब्याज दे रहा है, एक 9 जगह एक 8% दे रहा है और एक जगह 9% दे रहा है। केवल वही चीज आपने नहीं देखनी है, आपने टाइम भी देखनी है। 8% दे रहा है मगर वो 2 साल के दरमियान दे रहा है, 9% दे रहा है पर वो 18 साल में दे रहा है, तो विच इज बेटर? 8% इज बेटर। Then the other point you have written, that is cost of debt। अच्छा, मार्केट से डेट उठाना केवल उस पर एक इंटरेस्ट का ही खर्चा नहीं होता है। सिंपल सा फिनोमिना समझो, तुम लोग के घर में जरूर लोगों ने, आपका फोन बज रहा है बेटा, जरूर कभी ना कभी लोन लिया होगा, है ना। अब ये लोन का सिनेरियो क्या होता है कि लोन तुरंत हो जाता है। एक बार किसी से पूछो कि भैया गाड़ी फाइनेंस कैसे होती है, गाड़ी फाइनेंस करवा ली, गाड़ी आ गई, पूरा फेसबुक पे डाल दिए, व्हाट्सएप पे डाल दिए, माई ड्रीम कार, माई दिस माई दैट, 10 ईयर चैलेंज, 20 ईयर चैलेंज, पूरा भौकाल है भैया जी का। मगर ये नहीं पता कि गाड़ी फाइनेंस पे, पता चलता तो भौकाला थोड़ा कम हो जाता। ये बताइए, अगर आपसे बोले होते हैं थोड़ा आसान क्वेश्चन नहीं हार्ड क्वेश्चन दीजिए, तो आप कौन सा देंगे? तुम्हें फिर मैं 20th वाला देती। यस राइट, यही क्वेश्चन था, मुझे क्लास वाला ही नहीं समझ में आया था। मुझे पता था तुम लगा लोगे बेटा, गुड। तो तुम्हें एक और दे देंगे। देखो बच्चों ध्यान दो, व्हाट वाज आई टॉकिंग अबाउट? डेट की बात करी थी मैं। तो एक गाड़ी फाइनेंस करने का एग्जांपल लिया मैंने। देखो बेटा, गाड़ी फाइनेंस कराने में लगता है बहुत इजी है, किश्त भर देंगे, जितनी कम गाड़ी की प्राइस उतने किश्तों में भर देंगे। जनरली एक छोटी परिवार होती है तो लोग 4-5 की गाड़ी, और किश्त भी ठीक होता है उसका, ऐसा नहीं कि बहुत होता है, मगर डाउन पेमेंट लगती है। मसला डाउन पेमेंट का भी नहीं, मसला क्या फंसता है ना, आपका इनकम टैक्स रिटर्न, आपका सिबिल, कहां तक आप उस लोन को चुकाने का कैपेसिटी रखते हो, कहां तक आप उस लोन को चुकाने का कैपेसिटी रखते हो। केवल कर्ज उठा लिया और उसका ब्याज देना ही उसका खर्चा नहीं होता है बच्चे। उस कर्ज को उठाने के लिए आपको कई तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, और स्पेशली अगर आप एक कंपनी हो और आप मार्केट से डिबेंचर या बोरोइंग्स उठाना चाह रहे हो, समझ रहे हो बात मेरी। तो ऐसे केस में कॉस्ट ऑफ डेट केवल वो इंटरेस्ट ही नहीं इंक्लूड कर रहा है जो आपको सामने सामने दिख रहा है कि भैया 100 रुपए अगर उधार पे लिए तो उसका 10% हमको हर महीने का पेमेंट करना है, हर साल का होता है, एनुअली होता है। उसके अतिरिक्त उस 10 रुपए को पाने के लिए आपने अपनी ITR, आपने अपनी बैलेंस शीट, 10 तरह के चक्कर काटने पड़ते हैं बैंक के, और कहीं ना कहीं ब्रोकरेज और कमीशन भी इन्वॉल्व हो जाता है कभी कभी, डिबेंचर की अगर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो भी क्या खर्चा है, आखिर डेट का ही तो खर्चा हुआ ना। अरे भाई, जब वो खर्चा ही नहीं करोगे तो डेट कैसे उठाओगे मार्केट से? ठीक है बेटा, बात आगे बढ़ाएं, क्लियर है एकदम बच्चे। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका टैक्स रेट।
बच्चे टैक्स रेट पे मुझे ज्यादा ग्राइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने कल के एग्जाम्पल में वो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है लेक्चर 2 जो सीरीज होगी उस पे टैक्स रेट का तुमने बहुत अलग सा एक एलिमेंट देखा कि जब डेट इन्वॉल्व हो रहा था तो वो टैक्स रेट क्या हो गया था, वही सेम टैक्स रेट 7 लाख की बीआईटी थी, याद करो 30% का टैक्स रेट था, मगर जहां पे बोरोइंग का, जहां पे डेट का एलिमेंट इन्वॉल्व था वहां पे हमारा टैक्स कम हो गया था, और जहां पे कोई बोरोड फंड नहीं था और केवल ओनर्स फंड था वहां पे टैक्स ज्यादा था, जो पहला सिचुएशन में ज्यादा टैक्स पे ऑफ किए थे। तो टैक्स रेट का बस इतना समझो कि टैक्स रेट एक तरह से एक कंपनी के लिए, एक इंटरप्राइज के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट मतलब प्रेरित करता है कि कंपनी डेट मार्केट से उठाए, क्योंकि डेट उठाएगी तो टैक्स कम हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। लगता है क्या इक्विटी का भी कॉस्ट लगता है क्या? एक शब्द बहुत बार मैंने बोला है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन और अंडरराइटर्स कमीशन। बच्चे अगर कंपनी का आईपीओ है, पहली दफा कंपनी अपने शेयर्स को, सिक्योरिटीज को लॉन्च कर रही है, तो उसका कम से कम 90% तो कंपनी का सब्सक्राइब होना ही होना है। अब जब 90% नहीं है तो कौन करेगा? कंपनी तो इतना खर्चा की और मान के चलो 89.9% सब्सक्राइब हो गया, थोड़ा सा बच गया, कंपनी का लॉस नहीं। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए कंपनी अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती है, जिनका ये काम है कि 90% से जितना भी कम शेयर सब्सक्राइब हुआ वो सारा वो लोग खरीद लेंगे। तो ये बताओ, अभी तो इक्विटी खरीदा भी नहीं गया, फिर भी आपको अंडरराइटर कमीशन तो पहले से देना रहता है। अंडरराइटिंग की एक्सपेंस जो सीए करता है, जो नियम कानून लिखता है, एक अंडरराइटर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, उस सीए को भी आपने पैसा देना है। अगर आपने कुछ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे हैं इस बेसिस पे, उसमें भी आपको खर्चे देने। समझ में आई बात? और जब इक्विटी उठा लेंगे उसका डिविडेंड तो अलग से देना है। अच्छा, यहाँ पे इक्विटी का मतलब केवल इक्विटी शेयर कैपिटल से नहीं है। मैंने कल ये बात बोली कि जब इक्विटी के आगे कैपिटल शब्द लिखा हो तभी इक्विटी का शेयर कैपिटल समझना, अगर नहीं लिखा है तो क्या समझोगे? पूरे ओनर्स फंड की बात की गई। क्लियर है? आगे बात बढ़ाएं बच्चे। नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट में देखो क्या लिखा है, इश्यू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स रिक्वायर्स, धीरे बोलो, डिबेंचर्स रिक्वायर मोर फॉर्मेलिटीज एज वेल एज मोर फ्लोटेशन कॉस्ट। बच्चों थोड़ा सा साइलेंस। Whereas there is less cost involved in raising capital by loan or advances. इसका क्या मतलब है बेटा? कह रहा है कि भैया देखो इक्विटी कैपिटल अगर तो तुम्हें रेस करना है तो वो जो फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब क्या? भाई फ्लोटेशन में याद करो हम लोग एक डायग्राम बनाए थे, वो आदमी घर से निकला पानी में तैर गया, तैर रहा है, पानी का नाम था मार्केट, आदमी का क्या नाम था? बहुत लंबा चौड़ा नाम था उसका, वही फ्लोटेशन कॉस्ट है। अंडरराइटर कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस समथिंग। दिखाना जरा वो ड्राइंग, देखो ये ड्राइंग थी हमारी, ये इसका घर था और घर का नाम था इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसके 2 पेट्स हैं, जो डॉग है उसका नाम है इक्विटी और जो कैट है उसका नाम है प्रेफरेंस। इस आदमी का नाम क्या था? देखो, मिस्टर ब्रोकर्स कमीशन, अंडरराइटर्स फीस, एक्सपेंसेस ऑन प्रोस्पेक्टस एक्सेट्रा, कुमार सिंह, ये नाम हमने उसका रखा था। और समुद्र का क्या नाम था? मार्केट। ये तुम लोग को एक हिंट दिया था मैंने कि भाई जीवन में तुम्हें ये कंसेप्ट ना भूले। तो बेटे ये जितनी ये जो लंबी चौड़ी वाला जो इनका नाम है ना, लंबा चौड़ा सा, ये फ्लोटेशन कॉस्ट केवल इक्विटी में इन्वॉल्व होती है। देखो कहीं भी वहां पे मैंने डिबेंचर का कुछ बनाया नहीं, मैंने इक्विटी बनाया, प्रेफरेंस बनाया, इनिशियल पब्लिक ऑफर बनाया। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखें बच्चा, नेक्स्ट है आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बच्चे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने बोला कि वहां पे खत्म कर देते हैं क्योंकि बाकी पॉइंट तो सब रिवाइज ही कर रहे हैं, बट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पॉइंट किधर भी नहीं था। हमारे देश में सबसे पहले तो अगर आप एक कंपनी हो तो 2 कानून का तो पालन आपने करना ही करना है। कौन? कंपनी लॉ 2013
और इनकम टैक्स एक्ट 1961। बहुत जल्द एक अलग चैनल इनकम टैक्स पे मैं बनाऊंगी जहां पे मैं इनकम टैक्स की क्लासेस डालूंगी। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 और कंपनी लॉ के अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे जिसे हम कहते हैं बिजनेस एंड अलाइड लॉज, अलाइड मतलब संबंधित। तो जो बिजनेस एंड अलाइड लॉज होते हैं ये आपने, इफ यू आर अ कंपनी आई मीन, कंपनी ने बहुत अच्छे से उनका पालन करना होता है। क्योंकि कंपनी पब्लिक का पैसा लेके चल रही है। प्राइवेट कंपनी छोटी मोटी गलतियों के लिए माफ भी की जा सकती है, मगर पब्लिक कंपनी नहीं की जाएगी, क्योंकि आपने लोगों का, जनता से पैसा लिया है, आपने खिलवाड़ नहीं करना है। लास्ट क्या लिखा है बच्चों? स्टॉक मार्केट कंडीशंस। बेरिश और बुलिश मार्केट पढ़ाया था, याद है? अब मार्केट अगर आपके पक्ष में है, अगर आप एक बेरिश ट्रेडर हो तो अगर मार्केट पक्ष में है तभी आप सिक्योरिटीज खरीदो बेचोगे। बुलिश ट्रेडर हो तो आप दूसरे कंडीशंस में। स्टॉक मार्केट की कंडीशंस अगर खराब चल रही है, कई बार क्या होता है, अगर हमारे देश में कोई दिक्कत है, जैसे मान लो इन्फ्लेशन चल रही है या मार्केट डाउन चल रहा है, तो लोग क्या कहते हैं, सिक्योरिटीज खरीदते हैं? नहीं, वो सिक्योरिटीज बेचेंगे, क्लियर आउट करेंगे। कभी कभी मार्केट की कंडीशन अगर लगता है कि अभी गिरी है, अभी और गिरेगी, तो लॉस पे ही बेच देते हैं। भाई इतना लॉस और इतना लॉस में तो इतना लॉस इज बेटर। तो यहाँ पे आपने मार्केट कंडीशंस को एनालाइज करना है। आज का लेक्चर बच्चों यही खत्म होता है। कल के लेक्चर में हम फिक्स्ड और वर्किंग, मतलब मंडे को फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल को कंप्लीट कर देंगे और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ओके ओके।